नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों के हिसाब से जो अपनी शाम को जो MCQs रहने वाली है वो रहेगी। दोस्तों, यहाँ पे आज सीरीज नंबर 43। लेकिन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो RK फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर ले दोस्तों यहाँ पे, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। दोस्तों, आज की प्रश्नोत्तरी में अपन ने 100 क्वेश्चनों को सिलेक्ट किया है, जो कि वो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे दोस्तों। यहाँ पे ज़्यादातर ईजी क्वेश्चन, लेकिन वो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। तो क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आज की प्रश्नोत्तरी में अपन ने 100 MCQs को यहाँ पे सेलेक्ट किया है। दोस्तों ध्यान रखना, ज़्यादातर प्रश्न यहाँ पे कंसेप्ट, ध्यान रखना, कंसेप्ट बेस्ड रहेंगे, इजी भी रहेंगे। लेकिन ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में मिलते हैं तो आप बहुत इनको गलत करते हैं, इसलिए कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपके पास लेके आ रहा हूँ। दोस्तों, कुछ दोस्तों के यहाँ पे कमेंट भी आते हैं कि सर इतनी ईजी क्वेश्चन आप एग्जाम में आते हैं। तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आती है, आप देख लो। लेकिन यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं तो आपके लिए कठिन पेपर बन जाता है। तो यहाँ पे सोच का, नज़रिए का फ़र्क है। तो पर पेपर का लेवल सेम रहता है दोस्तों, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आप इसमें टेंशन न लें कि सर ये ईजी है, क्योंकि यही क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में दिए जाए तो आपका सोचने का या इसको करने का नज़रिया है वो चेंज हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की जो सीरीज़ रहेगी दोस्तों वो सीरीज़ नंबर 43, ध्यान रखना है, सीरीज़ नंबर 43 रहेगी। मैं पहले ही बता दूँ आपको, सीरीज़ नंबर 43। और इससे पहले अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर कंप्लीट क्लासों को देख सकते हैं। वहाँ से थ्योरी और MCQ दोनों क्लासें आपको मिल जाएगी। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर कंटिन्यू बने हुए हैं तो यहाँ पे आपको मिलती है गारंटेड सिलेक्शन। ध्यान रखना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ फैक्ट आपको करवाए जाते हैं, फालतू मैटर बिल्कुल भी नहीं करवाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, एक बार क्लास को शेयर और लाइक कर दे, फिर अपन यहाँ पे क्लास को शुरू करने वाले हैं। शेयर और लाइक जरूर कर दे एक बार। चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपन यहाँ पे देखेंगे। ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे क्योंकि क्वेश्चन अपने पास यहाँ पे ज़्यादा है दोस्तों, मैं पहले ही बता देता हूँ आपको। तो ज़्यादा टाइम अपन लेंगे नहीं। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों यहाँ पे, अल्टियस मोटो, ओलंपिक मोटो अल्टियस को दर्शाता है। दोस्तों, जो ओलंपिक मोटो है अल्टियस, ये किसको दर्शाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों, यहाँ पे 3 शब्द दिए गए हैं, अल्टियस, फोर्टियस और सीटियस। ध्यान रखना, अल्टियस, फोर्टियस, सीटियस, और साथ में चौथा शब्द इसमें टुगेदर भी जोड़ दिया गया है। तो दोस्तों में अल्टियस का अर्थ क्या है वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 1 और सही आंसर रहेगा दोस्तों पे, अल्टियस का अर्थ उच्चतर यानी हायर होता है। ध्यान रखना है, इसका अर्थ हायर होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 2 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 2, 2 स्लाइड्स में थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे कवर नहीं हो पाए हैं। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेता हूँ एक बार, फिर आपको ऑप्शन भी दिख जाएंगे शायद। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। यहाँ पे ऑप्शंस को मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ। चलिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 बताना है अपने को। यहाँ पे द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे द्रोणाचार्य अवार्ड है वो किसको दिया जाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों, यहाँ पे खिलाड़ी को, B नंबर पे अपने को रखना है प्रशिक्षक को, प्रशिक्षक। C नंबर पे दिखना है यहाँ पे निर्णायक को, निर्णायक। और D नंबर पे अपने रखना है उपरोक्त सभी। ध्यान रखना है, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, कौन सा ऑप्शन अपना यहाँ पे रहेगा वो अपने को यहाँ पे बताना है। द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है, खिलाड़ी को, प्रशिक्षक को, निर्णायक को या उपरोक्त सभी को। प्रश्न नंबर यहाँ पे 2, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है, जो दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड वो प्रशिक्षक यानी कोच को दिया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, यहाँ पे इसकी शुरुआत 1985, ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे 1985 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 3 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शंस इसमें थोड़ा सी दिक्कत हो गई थी दोस्तों, मैं पहले ही बता देता हूँ आपको। एक बार मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ थोड़ा सा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 बताना है आपको। यहाँ पे स्टेफी ग्राफ से संबंधित है। दोस्तों, यहाँ पे स्टेफी ग्राफ किससे संबंधित है वो अपने को यहाँ पे बताना है। ये दोस्तों यहाँ पे जो शब्दावली होती है, इन शब्दावली से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो स्टेफी ग्राफ से संबंधित है टेबल टेनिस, बैडमिंटन, टेनिस या गोल्फ। प्रश्न नंबर 3 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे टेनिस। ध्यान रखना है, टेनिस से संबंधित शब्दावली रहेगी स्टेफी ग्राफ। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 रहेगा दोस्तों यहाँ पे मनोविज्ञान से संबंधित है। दोस्तों, यहाँ पे साइकोलॉजी से संबंधित क्या है वो अपने को यहाँ पे बताना है। शरीर, दिमाग, व्यवहार, इनमें से कोई नहीं। और दोस्तों, एक बार क्लास को आप शेयर करके जरूर सभी तक पहुँचाई। व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फेसबुक, जितने भी आपके कमेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म है, एक बार क्लास को जरूर शेयर कर दे दोस्तों।
प्रश्न नंबर यहाँ पे 4 सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे मनोविज्ञान संबंधित किससे हैं, तो व्यवहार से संबंधित होती है, क्योंकि मनोविज्ञान को 20वीं शताब्दी में यहाँ पे व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 रहेगा दोस्तों यहाँ पे वृद्धि करने वाले घटक है दोस्तों। यहाँ पे ग्रोथ, वृद्धि का अर्थ होता है यहाँ पे ग्रोथ, ध्यान रखना है। जो ग्रोथ करने वाले फैक्टर हैं वो कौन से हैं, वो अपने यहाँ पे बताना है। आनुवंशिकता, पोषण, व्यायाम या उपरोक्त सभी। वृद्धि में कौन से फैक्टर यहाँ पे सहायक होते हैं, प्रश्न नंबर 5 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त सभी, ध्यान रखना है। आनुवंशिकता भी इसमें इंपॉर्टेंट होती है, पोषण, न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज यानी व्यायाम, ये सभी फैक्टर यहाँ पे वृद्धि यानी ग्रोथ को प्रभावित करते हैं, फैक्टर यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 रहेगा दोस्तों यहाँ पे दैनिक कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो दैनिक कार्य किया जाता है उसकी क्षमता या कैपेसिटी को अपन किस नाम से जानते हैं, वो अपने यहाँ पे बताना है। यानी डेली जो अपन कार्य करते हैं प्रतिदिन की, उसकी कार्य क्षमता क्या कहलाती है। शारीरिक स्वास्थ्य, कम मांसपेशीय स्वास्थ्य या कार्डियोवैस्कुलर स्वास्थ्य। प्रश्न नंबर यहाँ पे 6 सही आंसर रहेगा दोस्तों। दैनिक कार्यों को करने की जो क्षमता होती है उसे अपन स्वास्थ्य यानी फिजिकल के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना। शारीरिक स्वास्थ्य नहीं जानेंगे, उसे अपन स्वास्थ्य के नाम से जानते हैं। वो अच्छा स्वास्थ्य है, आज स्वास्थ्य अपना अच्छा है, मान लो कल अगर दिक्कत हो गई तो फिर स्वास्थ्य खराब हो जाता है, ये अपन शब्द बोलते हैं। तो सिर्फ हेल्थ से मतलब रहता है, फिजिकल हेल्थ से मतलब नहीं रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों। आज की प्रश्नोत्तरी में पहले ही बता रहा हूँ दोस्तों, कंसेप्ट बेस है, तो आपको जितना दिमाग लगाते हैं उसी आधार पर अपन प्रश्नों को सही कर पाएंगे, ऐसे नहीं कर पाएंगे। प्रश्न नंबर 7, मनोवैज्ञानिक कारक शारीरिक क्षमता को प्रभावित करते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो मनोवैज्ञानिक कारक है, साइकोलॉजिकल फैक्ट होते हैं दोस्तों, वो शारीरिक यानी फिजिकल कैपेसिटी को कैसे प्रभावित करते हैं, वो अपने यहाँ पे बताना है दोस्तों। मनोवैज्ञानिक कारक शारीरिक क्षमता को प्रभावित करते हैं, ये शब्द है या ये परिभाषा है वो सत्य है, असत्य है, कुछ कहा नहीं जा सकता या उपरोक्त में से कोई नहीं। इजी रहेगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 सही आंसर रहेगा दोस्तों। मनोवैज्ञानिक कारक होते हैं साइकोलॉजिकल फैक्ट, वो यहाँ पे शारीरिक क्षमता को प्रभावित करते हैं, ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 8, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी में। मानव एक सामाजिक प्राणी है दोस्तों। यहाँ पे मनुष्य है एक सामाजिक प्राणी है, ये सत्य है, असत्य या संदिग्ध है, कौन सा इसका आंसर रहेगा दोस्तों। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। प्रश्न नंबर 8 और सही आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना है, वो रहेगा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, अपन सब जानते हैं, यानी ये एक ट्रू या सत्य रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 9 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 9, शारीरिक शिक्षा है दोस्तों। यहाँ पे शारीरिक शिक्षा क्या है वो अपने को यहाँ पे बताना है। कला, विज्ञान दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। शारीरिक शिक्षा क्या है वो अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। ये प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है 2-3 बार। शारीरिक शिक्षा क्या है, प्रश्न नंबर 9 सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे आर्ट एंड साइंस, ध्यान रखना है, कला और विज्ञान दोनों रहेगा दोस्तों यहाँ पे, आर्ट एंड साइंस। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 10 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 10, न्यूटन के प्रथम गति के सिद्धांत को कहते हैं दोस्तों। जो न्यूटन है, न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए थे दोस्तों। यहाँ पे 3 नियम प्रतिपादित किए थे गति के न्यूटन के द्वारा। उसमें जो प्रथम नियम है वो कौन सा है, वो अपने यहाँ पे बताना है, जिसे अपन जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, ध्यान रखना, जिसे अपन जड़त्व का नियम भी इसे अपन कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 10 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, वो रहने वाला है प्रथम नियम होता है जिसे अपन लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना, जिसे अपन जड़त्व का नियम भी कहते हैं। दूसरा नियम है लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, ध्यान रखना, ये न्यूटन की गति का दूसरा नियम। और तीसरा नियम लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, दोनों को मिलाकर ये तीसरा नियम है दोस्तों यहाँ पे। तो तीनों नियम है अपने को यहाँ पे याद रखने हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 11 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट और कर लेता हूँ थोड़ा सा। प्रश्न नंबर 11 देखें दोस्तों, यहाँ पे जीवों को भोजन की आवश्यकता प्राप्त करने के लिए होती है, यानी जीव होते हैं जो भी, वो भोजन क्यों प्राप्त करते हैं, किसके लिए प्राप्त करते हैं, क्यों करते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है दोस्तों कि जीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, पर किस चीज़ की प्राप्ति के लिए होती है, ऑक्सीजन, पानी, ऑर्गेनिक मैटर या ऊर्जा। प्रश्न नंबर 11 सही आंसर रहेगा दोस्तों, भोजन की आवश्यकता जीवों को होती है, वो ऊर्जा यानी कैलोरी अपन यहाँ पे मिलती है शरीर के अंदर, उसके लिए यहाँ पे भोजन की जरूरत पड़ती है, जिसके कारण अपन दैनिक कार्यों को कर पाते हैं। प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर रहेगा दोस्तों पे ऊर्जा, एनर्जी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 12 रहेगा, प्री स्कूल के बच्चों को किस आहार की अधिक आवश्यकता होती है दोस्तों। यहाँ पे सीधा सीधा अगर अपन देखें हैं तो छोटे बच्चों के भोजन में सबसे अधिक किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, वो अपने को यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या विटामिन।
जिसे अपन बॉडी बिल्डअप, ध्यान रखना है, इसे अपन बॉडी बिल्डअप आर्म के नाम से भी जानते हैं। तो कौन सा रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 12 का, और सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रोटीन, जिसे अपन बॉडी बिल्डअप आर्म के नाम से जानते हैं। वो छोटे बच्चों के, ध्यान रखना है, जो 10 साल से नीचे छोटे बच्चे होते हैं उनकी आहार में सबसे ज़्यादा प्रोटीन की यहाँ पे मात्रा होनी चाहिए। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 रहेगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 13 रहेगा दोस्तों यहाँ पे आराम और गति ये किसके अंतर्गत आते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो आराम है, रेस्ट, और जो गति है यानी चलना जिसे अपन मूवमेंट बोलते हैं, तो आराम और गति ये किसके अंतर्गत आते हैं। बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, बायोमैकेनिक्स या उपरोक्त सभी। दोस्तों आजकल की जो प्रश्न उत्तरी है वो आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है, कंसेप्ट बेस रहेगी। आप ज़्यादातर प्रश्न अपने दिमाग से इसमें सोल्व कर पाएंगे, अन्यथा प्रश्न गलत होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। प्रश्न नंबर 13 और साइंस हो रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है बायोमैकेनिक्स, जिसे अपन जैव यांत्रिकी के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, इसे अपन जैव यांत्रिकी के नाम से जानते हैं। उसमें अपन गति का अध्ययन, बल का अध्ययन, ये सभी उन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 14 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 रहेगा दोस्तों बॉल एंड सॉकेट जोड़ के चारों ओर कौन सी गति होती है, वो अपने यहाँ पे बताना है। बॉल एंड सॉकेट है, इसके चारों ओर की गति को कहते हैं, कौन सी गति अपन कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट की गति फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, रोटेशन एंड सर्कमडक्शन, हाइपर एक्सटेंशन या उपरोक्त सभी। दोस्तों बॉल एंड सॉकेट कहाँ पाया जाता है, तो ध्यान रखना है कंधे का जो जॉइंट होता है, अपना शोल्डर जॉइंट होता है। मान लो ये कंधा है, इस कंधे के अंदर ये अपना हाथ का भाग आ गया, ये कंधे में जो जॉइंट पाया जाता है ये अपना गर्दन वाला भाग हो गया। तो यहाँ पे जो कंधे में जॉइंट पाया जाता है उसे अपन किस नाम से जानते हैं, बॉल एंड सॉकेट के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 14 सही आंसर रहेगा दोस्तों। इसमें उपरोक्त सभी यानी सभी गतियाँ होती है, इसमें फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रोटेशन, सर्कमडक्शन, हाइपरडक्शन सभी उस यहाँ पे होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 रहेगा दोस्तों यहाँ पे 2010 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हुआ। दोस्तों जो 2010 है इसमें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ हुआ, वो अपने यहाँ पे बताना है, यानी कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन कहाँ हुआ। दोस्तों राष्ट्रमंडल जिसे कॉमनवेल्थ के नाम से जानते हैं, इसकी शुरुआत 1930, ध्यान रखना है 1930 हैमिल्टन कनाडा में हुई थी। लेकिन यहाँ पे 2010 क्यों पूछा गया है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे 2010 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे वो 19वें क्रम के राष्ट्रमंडल खेल थे दोस्तों, कहाँ हुए थे, नई दिल्ली। ध्यान रखना है नई दिल्ली में, यानी भारत में अभी तक एक बार कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन हुआ है, वो 2010 नई दिल्ली के अंदर हुआ है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 16 रहेगा दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, नेशनल स्पोर्ट्स डे है वो कब मनाया जाता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे जो नेशनल स्पोर्ट्स डे है दोस्तों वो कब मनाया जाता है, और साथ ही में आपको कमेंट बॉक्स में ये टाइप करना है कि ये कब से मनाया जा रहा है। ध्यान रखना कब से मनाया जा रहा है सबसे पहली बार। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 16 और सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे मेजर ध्यानचंद, ध्यान रखना है दोस्तों, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पे मनाया जाता है। और कब से मनाया जा रहा है, तो 1995 से मनाया जा रहा है। ये भी फैक्ट अपने को पे याद रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 17 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 रहेगा दोस्तों यहाँ पे WHO का पूरा रूप क्या है। दोस्तों यहाँ पे WHO का पूरा रूप क्या है वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों WHO का पूरा रूप क्या है, दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी मैं आपको बता दूं WHO की, तो 7 अप्रैल, ध्यान रखना 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी जेनेवा स्विट्जरलैंड, ध्यान रखना जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय भी है, हेडक्वार्टर। तो WHO की फुल फॉर्म क्या रहेगी दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 17 सही आंसर रहेगा दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18 देखिए दोस्तों, ओलंपिक खेल कितने वर्षों के बाद करवाए जाते हैं। दोस्तों जो ओलंपिक खेल होते हैं वो कितने वर्षों के बाद करवाए जा रहे हैं वो अपने यहाँ पे बताना है, कितने वर्षों के बाद, टाइम पीरियड के बाद करवाया जाए। सबसे पहले ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में हुई थी। वो वर्तमान लेटेस्ट ओलंपिक 2020 टोक्यो ओलंपिक जो 32वें क्रम का ओलंपिक था, ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। लेकिन कितने वर्ष के अंतराल पर करवाए जा रहे हैं, तो प्रश्न नंबर 18 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे 4 वर्ष के बाद ओलंपिक का आयोजन होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 19 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 2 स्लाइड इसमें है, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेना है दोस्तों। यहाँ पे खो खो पोल की लंबाई कितनी होती है, तो जो खो खो पोल है इसकी लंबाई है वो कितनी होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों खो खो का जो पोल होता है, मान लो ये खो खो का पोल है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, यानी ये कोई पोल है मान लो खो खो का, तो इसकी लंबाई कितनी होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। ये खो खो का पोल है दोस्तों, इसकी लंबाई कितनी होती है।
ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 19 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 120, ध्यान रखना है 1.20 से 1.25 मीटर, यानी 1.20 मीटर से 1.25 मीटर, ध्यान रखना मीटर्स में है दोस्तों, यहाँ पे मीटर में है, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। यानी मिनिमम 1.20 मीटर और मैक्सिमम 1.25 मीटर तक जा सकता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखें दोस्तों यहाँ पे 20, प्रश्न नंबर 20 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 20 रहेगा दोस्तों यहाँ पे वॉलीबॉल की मध्य रेखा से अटैक लाइन की दूरी कितनी होती है। दोस्तों जो वॉलीबॉल कोर्ट होता है उसमें जो मध्य रेखा होती है दोस्तों, ये वॉलीबॉल का कोर्ट है मान लो, इसमें ये अपनी यहाँ पे मध्य रेखा है, ये मध्य रेखा, और यहाँ पे ही जो नेट लगा हुआ होता है, मान लो यहाँ पे ये नेट लगा हुआ है, ये अपन नेट लगा लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ मध्य रेखा है, इस मध्य रेखा से दोनों तरफ की जो अटैक लाइन होती है इसकी दूरी कितनी होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 20 बताना है दोस्तों यहाँ पे, और सही आंसर रहेगा दोस्तों मध्य रेखा से जो अटैक लाइन की दूरी है वो 3 मीटर की होती है। ध्यान रखना अटैक लाइन की 3 मीटर, और लास्ट में जो बैक कोर्ट बचता है वो 6 मीटर का बचता है, क्योंकि 18 बाई इसका 9 मीटर, यहाँ पे 18 बाई 9 मीटर इसका पूरा मेजरमेंट होता है। नेक्स्ट हो गया प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 21 देखिए दोस्तों, वॉलीबॉल के एक सेट के अंदर कितने पॉइंट होते हैं। दोस्तों वॉलीबॉल खेल होता है उसमें एक सेट के अंदर कितने पॉइंट होते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है, 25, 24, 22 या 21। वॉलीबॉल के एक सेट के अंदर कितने पॉइंट होते हैं। दोस्तों कितने सेट खेलते हैं, बेस्ट ऑफ 3 सेट यहाँ पे होते हैं, बेस्ट ऑफ 3। तो दोस्तों यहाँ पे एक सेट के अंदर कितने पॉइंट होते हैं प्रश्न नंबर 21 का बताना है, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे एक सेट के यहाँ पे 25 पॉइंट होते हैं, और जो लास्ट का सेट होता है दोस्तों वो 21 पॉइंट का होता है, वो अपने यहाँ पे अलग से ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात, चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 22 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 22 रहेगा दोस्तों यहाँ पे स्टेगर निकालने का सूत्र क्या है। दोस्तों यहाँ पे स्टेगर निकालने का सूत्र क्या है। दोस्तों शारीरिक शिक्षक भर्ती 2022 थर्ड ग्रेड के अंदर, ध्यान रखना थर्ड ग्रेड के अंदर पूछा गया प्रश्न है, स्टेगर निकालने का सूत्र क्या होता है। प्रश्न नंबर 22 और जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे W, ध्यान रखना है फर्स्ट इसका आंसर रहेगा दोस्तों। वैसे तो इसकी अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है, WN-1 -0.10 पाई R, ये इसका फॉर्मूला होता है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीट हो सकता है बार बार। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 23 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 23 रहेगा कौन सी दौड़ में स्टेगर का प्रयोग नहीं होता है। दोस्तों कौन सी दौड़ है जिसमें स्टेगर का प्रयोग नहीं होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है, नहीं होता है। दोस्तों स्टेगर का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं, ये अपना जो 400 मीटर का मान लो ट्रैक है, ये ट्रैक होता है, तो ट्रैक के अंदर सभी खिलाड़ियों को 400 मीटर की दौड़ या समान दूरी दौड़ने के लिए खिलाड़ियों को आगे तक बैठाया जाता है अलग अलग जगह, तो वो स्टेगर कहलाता है। लेकिन कौन सी दौड़ है इसमें जो स्टेगर नहीं देते हैं, प्रश्न नंबर यहाँ पे 23, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है 23 के अंदर जो 100 मीटर की दौड़ होती है दोस्तों, 100 मीटर की, इसमें स्टेगर नहीं देते बल्कि एक ही लाइन पर खड़े करके सभी खिलाड़ियों को दौड़ाया जाता है। नेक्स्ट होगा अगला प्रश्न नंबर 24, प्रश्न नंबर 24 देखिए दोस्तों, ओलंपिक ध्वज कितने चक्कर होते हैं। दोस्तों ओलंपिक ध्वज में कितने चक्कर होते हैं, इजी रहेगा दोस्तों, आप बता सकते हैं आसानी से, जो ओलंपिक ध्वज होते हैं उसमें कितने चक्कर होते हैं दोस्तों, वो आप आसानी से बता सकते हो। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 24 सही आंसर रहेगा दोस्तों, ओलंपिक ध्वज में कितने चक्र होते हैं, तो वो 5 चक्र होते हैं जिसके अलग अलग कलर होते हैं, जिसे अपन BYBGR के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड के नाम से जानते हैं। और अलग अलग इस यहाँ पे ये कॉन्टिनेंट्स होते हैं, जो यहाँ पे महाद्वीप है कॉन्टिनेंट्स, उनके हिसाब से यहाँ पे अलग अलग इनका कलर होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 25 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 25, एक हर्डल दौड़ में कितनी हर्डल होती है। दोस्तों हर्डल दौड़ में कितनी हर्डल लगाई जाती है वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों हर्डल दौड़ कितनी होती है, 100 मीटर, 110 मीटर, 400 मीटर, 4 गुना 400 मीटर, 4 गुना 100 मीटर, और ध्यान रखना है साथ ही में यहाँ पे 3000 मीटर स्टीपल चेज। ये सभी हर्डल की रेस होती है दोस्तों यहाँ पे, जिसमें हर्डल देखिए इस प्रकार की हर्डल लगाई जाती हैं। तो कितनी हर्डल यहाँ पे काम में ली जाती है, प्रश्न नंबर 25 में ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे 10 हर्डल, ध्यान रखना है 10 हर्डल काम में ली जाती है। नेक्स्ट हो अगला प्रश्न नंबर 26, प्रश्न नंबर 26 देखिए दोस्तों, क्रॉस बार का भार कितना होता है। दोस्तों क्रॉस बार होती है
इसका भार कितना होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 26 बताना है दोस्तों, क्रॉस बार का भार कितना होता है। चलिए दोस्तों यहाँ पे सही आंसर रहेगा दोस्तों, क्रॉस बार का जो भार होता है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे 2 किलोग्राम क्रॉस बार का भार होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 27, प्रश्न नंबर 27 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 27 रहेगा दोस्तों यहाँ पे पोल वाल्ट का लैंडिंग क्षेत्र कितना होता है। दोस्तों जो पोल वाल्ट होती है वो पोल वाल्ट का लैंडिंग क्षेत्र कितना होता है। साथ ही में दोस्तों जो क्रॉस बार का भार अपने को 2 किलोग्राम बताया गया है वो ध्यान रखना है, पोल वाल्ट से संबंधित है, पोल वाल्ट का क्रॉस बार का भार है। तो पोल वाल्ट का लैंडिंग क्षेत्र कितना होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। लैंडिंग क्षेत्र का मतलब जो यानी खिलाड़ी जिसके ऊपर से गिरता है, ये मान लो बांस लगे हुए है, ये पोल वाल्ट यहाँ पे खिलाड़ी आएगा और इसके ऊपर गिरेगा। तो प्रश्न नंबर 27 में सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे पोल वाल्ट का जो लैंडिंग क्षेत्र होता है वो 5 × 5 मीटर, ध्यान रखना है 5 × 5 मीटर का होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 28, प्रश्न नंबर 28 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 28 रहेगा दोस्तों यहाँ पे पुरुषों के लिए शॉर्ट पुट का भार कितना होता है। दोस्तों जो पुरुष है उनके लिए शॉर्ट पुट का भार कितना होता है वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों शॉर्ट पुट का अर्थ क्या है, शॉर्ट पुट का अर्थ होता है यहाँ पे गोला, जो गोला होता है दोस्तों इस गोले का वजन पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे सही आंसर रहेगा दोस्तों 28 का वो रहेगा 7.260 ग्राम, ध्यान रखना है 7.260 ग्राम होता है, यानी 260 से 265 तक भी अपने यहाँ पे इसको काम में लेते हैं, 265 तक, 260 से 265 तक। नेक्स्ट हो अगला प्रश्न नंबर 29 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 29, वॉलीबॉल के मैदान की लंबाई कितनी होती है। यहाँ पे इजी रहेगा दोस्तों प्रश्न, वॉलीबॉल के जो मैदान की लंबाई है वो मैदान की लंबाई कितनी होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। 18 मीटर, 9 मीटर, 6 मीटर, 3 मीटर लंबाई पूछी गई दोस्तों, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वॉलीबॉल की जो मैदान की लंबाई होती है वो ध्यान रखना है 18 मीटर होती है। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 18 मीटर। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 30, प्रश्न नंबर 30 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 30 रहेगा दोस्तों यहाँ पे वॉलीबॉल के एंटीने की ऊंचाई कितनी होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है, ऊंचाई बतानी है दोस्तों। वॉलीबॉल के एंटीने की ऊंचाई कितनी होती है 1.80 मीटर। यहाँ पे ये जो अपना मान लो ग्राउंड है दोस्तों, ये अपना ग्राउंड है, उस ग्राउंड में ये अपना हाफ ग्राउंड हो गया, सेंटर लाइन हो गई, और ये अपना यहाँ पे नेट लगा हुआ है, ये नेट लगा हुआ है। तो इस नेट के अंदर ध्यान रखना एंटीना लगा हुआ होता है, तो 1 मीटर तो नेट की ऊंचाई, और इसके ऊपर कितना है तो नेट के ऊपर पूछे तो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है 0.80 मीटर नेट के ऊपर, और अगर पूरा पूछे तो वो 1.80 मीटर, ध्यान रखना है इसकी नेट की एंटीने की लंबाई ऊंचाई होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 31, प्रश्न नंबर 31 देखिए दोस्तों। खो खो के मैदान की लंबाई कितनी होती है। दोस्तों यहाँ पे खो खो के मैदान की लंबाई कितनी होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। ये मान लो ये खो खो है दोस्तों, यहाँ पे ये इस प्रकार खो खो का ग्राउंड होता है, आपने देखा भी होगा खो खो का ग्राउंड इस प्रकार होता है, इसमें ये ग्राउंड अपना बना हुआ होता है, मान लो ये इसके पोल लगे हुए होते हैं दोनों तरफ। तो इसकी लंबाई कितनी होती है, प्रश्न नंबर यहाँ पे 31 सही आंसर रहेगा दोस्तों 27 मीटर इसकी लंबाई होती है, ध्यान रखना 27 मीटर। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 32, प्रश्न नंबर 32 देखिए दोस्तों। खो खो के मैदान की चौड़ाई कितनी होती है। दोस्तों यहाँ पे अब चौड़ाई पूछी गई है, जो अपना मैदान है ये मैदान की अब चौड़ाई पूछी गई है, ये खो खो का मैदान है दोस्तों, इसकी चौड़ाई कितनी होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों अपन ने इसकी लंबाई देख ली है, लंबाई कितनी थी तो 27 मीटर थी, लेकिन ये अभी यहाँ पे चौड़ाई देखनी है, तो इसकी चौड़ाई कितनी रहेगी तो वो सही आंसर रहेगा दोस्तों 16 मीटर, 27 बाई 16 मीटर का यहाँ पे खो खो का मैदान होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 33, प्रश्न नंबर 33 देखिए दोस्तों। खो खो के टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। दोस्तों खो खो टीम होती है उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों अब मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ एक बार। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 12 खिलाड़ी खो खो की टीम में होते हैं, लेकिन 12 में से खेलते कितने हैं तो प्लेइंग यहाँ पे ध्यान रखना दोनों टीमों में 9 खिलाड़ी प्लेइंग खेलते हैं, और 3 खिलाड़ी इसमें सब्स्टिट्यूट रहते हैं, 3 खिलाड़ी एक्स्ट्रा के रूप में सब्स्टिट्यूट रहते हैं। साथ ही में दोस्तों 12 खिलाड़ी, और अब जो वर्तमान फॉर्मूला चल रहा है उसमें 15 खिलाड़ी आएंगे, लेकिन अभी लागू नहीं हुआ, ध्यान रखना है इस बात को भी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 34, प्रश्न नंबर 34 देखिए दोस्तों। पुरुष के समानांतर यानी हॉरिजॉन्टल बार की ऊंचाई कितनी होती है। दोस्तों जो हॉरिजॉन्टल बार होती है जिम्नास्टिक के अंदर यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पे जिम्नास्टिक से संबंधित जो हॉरिजॉन्टल बार होती है पुरुष के लिए उसकी ऊंचाई कितनी होती है वो अपने यहाँ पे बताना है।
प्रश्न नंबर 34 बताना है दोस्तों आपको, और क्लास को भी शेयर करते रहना है। चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 34 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, हॉरिजॉन्टल बार की जो ऊंचाई होती है वो 2 मीटर होती है। ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे 2 मीटर होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 देखिए दोस्तों, रिंग्स के छल्ले जमीन से कितनी ऊंचाई पर लटके होते हैं। दोस्तों जो जिम्नास्टिक में जो रिंग के छल्ले होते हैं, मान लो ये जिम्नास्टिक का बार है, इसमें ये रिंग के छल्ले होते हैं, यहाँ पे 2 छल्ले लगे हुए होते हैं इस प्रकार। तो ये जमीन से कितनी ऊंचाई पर होते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 35 सही आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे वो रहने वाला है 2.80 मीटर। ये जमीन से ऊंचाई पर होते हैं। ध्यान रखना, जमीन की सरफेस से ये इतनी ऊंचाई पर होते हैं 2.80 मीटर। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 36 रहेगा दोस्तों पे हॉरिजॉन्टल बार जमीन से कितनी ऊंचाई पर होती है वो अपने यहाँ पे बताना है। हॉरिजॉन्टल बार होती है वो जमीन से कितनी ऊंचाई पर होती है। दोस्तों हॉरिजॉन्टल बार होती है वो जमीन से कितनी ऊंचाई पर होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 36 और सही आंसर रहेगा दोस्तों जो यहाँ पे वो रहने वाला है 2.80 मीटर। जहाँ पे जितनी रिंग होती है उतनी ही ऊंचाई पर हॉरिजॉन्टल बार होती है। ध्यान रखना, रिंग की ऊंचाई पर ही हॉरिजॉन्टल बार रहेगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 देखिए दोस्तों, गोला फेंक के सेक्टर का कोण क्या होता है। दोस्तों जो डिस्कस शॉटपुट होता है, इस शॉटपुट के जो सेक्टर का कोण है उसका व्यास कितना होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। यानी ये सेक्टर होता है, इस सेक्टर का यहाँ पे व्यास पूछा गया है। चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 37 इजी रहेगा दोस्तों, थोड़ा सा भी अगर आपने दिमाग लगाया है तो। प्रश्न नंबर 37 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 34.92 मीटर, यानी 34.92 डिग्री रहेगा दोस्तों, मीटर नहीं रहेगा, डिग्री रहेगा। इसका जो व्यास होता है वो 34.92 डिग्री होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 38। क्लास को शेयर करते रहे दोस्तों, क्लास को शेयर करने में कमी ना रखिए आप बिल्कुल भी। प्रश्न नंबर 38 देखिए दोस्तों, वॉलीबॉल कोर्ट के विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है। दोस्तों जो वॉलीबॉल कोर्ट है इसको विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है। ये अपना कोर्ट है, इसको विभाजित करने वाली ये रेखा है वो क्या कहलाती है। यानी 2 कोर्ट बन गए, ए और बी मान लो ये कोर्ट हो गए, तो इसको जो डिवाइड करने वाली रेखा क्या कहलाती है। प्रश्न नंबर 38 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है यहाँ पे सेंटर लाइन कहलाती है, मिड लाइन नहीं कहलाएगी दोस्तों। ध्यान रखना है, मिड का भी मध्य होता है, लेकिन ये सेंटर लाइन कहलाएगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 देखिए दोस्तों, मैराथन दौड़ में रिप्लेसमेंट स्टेशन होते हैं। दोस्तों जो मैराथन दौड़ होती है उसमें रिप्लेसमेंट स्टेशन कितनी दूरी पर होते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों मैराथन दौड़ जो 42.195, ध्यान रखना 42.195 किलोमीटर में होती है, और 26 मील, ध्यान रखना 26 मील 385 गज में होती है मैराथन दौड़। तो उसमें कितनी दूरी पर रिफ्रेशमेंट यानी रेस्ट करने के लिए, पानी के लिए, टॉयलेट के लिए यहाँ पे रिफ्रेशमेंट स्टेशन लगे हुए होते हैं, कितनी दूरी पर। प्रश्न नंबर यहाँ पे 39 सही आंसर रहेगा दोस्तों, प्रत्येक 5 किमी पर, यानी प्रत्येक 5-5 किलोमीटर पर यहाँ रिप्लेसमेंट स्टेशन लगे हुए होते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 40 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 40, 110 मीटर की बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई कितनी होती है। दोस्तों 110 मीटर की जो बाधा दौड़ है इसमें बाधा की ऊंचाई कितनी होती है वो अपने यहाँ पे बताना है। सबसे पहले तो दोस्तों 110 मीटर बाधा दौड़ किसकी होती है, पुरुष या महिला की। तो ध्यान रखना है पुरुष की होती है। 100 मीटर की बाधा दौड़ होती है वो महिला से संबंधित होती है, ध्यान रखना। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 40 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों 110 मीटर की बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई कितनी रहने वाली है वो रहेगा दोस्तों 1.607 मीटर। यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों 1.067 मीटर। प्रश्न नंबर 40 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1.067 मीटर इसकी हाइट होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 देखिए दोस्तों, खो खो खेल की समय सीमा क्या होती है। दोस्तों जो खो खो खेल है इसकी समय सीमा क्या होती है वो अपने यहाँ पे बताना है, टाइम पीरियड इसका बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 41 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 47 मिनट यानी 47 मिनट इसकी यहाँ पे टाइम पीरियड होता है, क्योंकि 4 पारी होती है। ध्यान रखना 4 पारी होती है 9-9 मिनट की, तो 9 चौक 36 हो गई। बाकी इसकी में क्या है वो रेस्ट टाइम यहाँ पे इसमें होता है। तो यहाँ पे टोटल देखे जाए तो दोस्तों यहाँ पे 47 मिनट का होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 देखे दोस्तों,
हेप्टातलन में कितनी स्पर्धाएं होती है? दोस्तों यहाँ पे हेप्टातलन है, इसमें कितनी स्पर्धाएं होती है वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों हेप्टातलन किससे संबंधित है? सबसे पहले तो आपको ये भी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप करना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 42 और सही आंसर रहेगा। दोस्तों हेप्टातलन में 7 स्पर्धाएं होती है और ये किससे संबंधित है? दोस्तों यहाँ पे महिलाओं से संबंधित है। ध्यान रखना, पुरुषों की प्रतियोगिता नहीं है, महिलाओं की है। इसमें 2 दिन आयोजित होता है, प्रथम दिन 4 प्रतियोगिताएं और दूसरे दिन इसमें 3 प्रतियोगिताएं होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न 43, प्रश्न नंबर 43 देखिए दोस्तों, शारीरिक शिक्षा की शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है वो अपने यहाँ पे बताना है। शारीरिक शिक्षा है, फिजिकल एजुकेशन है मान लो, इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सिखाने के लिए चीज़ होती है वो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा, स्थान, मैदान या छत, क्या है इसमें, ये अपने को यहाँ पे बताना है। इजी रहेगा दोस्तों। फिजिकल एजुकेशन में अपने को किसकी जरूरत पड़ती है? प्रश्न नंबर 43 में वो यहाँ पे ध्यान रखना है, मैदान की, ग्राउंड की जरूरत पड़ती है, मैदान की जरूरत इसमें पड़ती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 44, प्रश्न नंबर 44 देखिए दोस्तों, रिले एक्शन जोन में, रिले में एक्शन जोन की दूरी कितनी होती है? तो जो एक्शन जोन होता है उसमें दूरी कितनी होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना टाइप हुआ है, लेकिन ध्यान रखना इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो बेटन एक्सचेंज की जोन की जो दूरी होती है वो 20 मीटर होती है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ध्यान रखना, आपको ये ध्यान नहीं रखना है, यहाँ पे 30 मीटर ध्यान रखना है, 30 मीटर होती, सॉरी 30 मीटर होती है, यानी 20 मीटर अब नहीं रहेगी। इसमें पहले क्या रहता था दोस्तों, 10 मीटर का एक्सीलरेशन जोन होता था और 20 मीटर का यहाँ पे टेक ओवर जोन होता था, अलग अलग होते थे, लेकिन अब इसको समाप्त कर दिया गया है और टोटल यहाँ पे 30 मीटर का एक्सचेंज जोन, यानी इसमें कहीं पर भी चेंज कर सकते हैं, वो अपने यहाँ पे 30 मीटर, इसका ध्यान रखना है, प्रेजेंट में 30 मीटर होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 45, प्रश्न नंबर 45 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 45 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, भारत में खो खो खेल कहाँ लोकप्रिय है? दोस्तों भारत के अंदर जो खो खो खेल है वो कहाँ लोकप्रिय है वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों KKFI की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया, KKFI, तो यह भी अपने को ध्यान रखना है, KKFI की स्थापना 1960, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो प्रश्न नंबर 45 और जो सही आंसर है दोस्तों, महाराष्ट्र में खो खो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है और महाराष्ट्र से इसकी उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 46 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 46, डकैथलॉन में कितनी प्रतियोगिताएं होती है? दोस्तों यहाँ पे डकैथलॉन है, इसमें कितनी प्रतियोगिताएं होती है? डकैथलॉन पुरुषों से संबंधित प्रतियोगिता, कल भी अपन यहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चनों को देखा था, और इसमें कितनी प्रतियोगिताएं होती है? प्रश्न नंबर 46 में, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों इसमें 10 प्रतियोगिताएं होती है, 10 में से 5 प्रथम दिन और 5 दूसरे दिनों होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 47, प्रश्न नंबर 47 देखिए दोस्तों, VO2 मैक्स में सुधार लाया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे VO2 मैक्स है, ये फॉर्मूला पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम के अंदर, ध्यान रखना है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है VO2 मैक्स किससे संबंधित है? तो श्वसन तंत्र से संबंधित है। VO2 मैक्स में सुधार किस स्थिति के द्वारा लाया जा सकता है? प्रश्न नंबर यहाँ पे 47 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है VO2 मैक्स में व्यायाम यानी एक्सरसाइज के द्वारा इसमें सुधार लाया जा सकता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 48, प्रश्न नंबर 48 देखिए दोस्तों, एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है? दोस्तों यहाँ पे एक स्वस्थ मनुष्य है, उसका सामान्य तापक्रम कितना होता है? दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 48 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, सामान्य तापक्रम वो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ध्यान रखना फ़ारेनहाइट में 98.4 फ़ारेनहाइट, साथ ही में दोस्तों 37 डिग्री सेल्सियस में रहेगा, और 310 ध्यान रखना है 310 केल्विन में रहेगा। ये तीनों फैक्ट अपने को यहाँ पे याद रखने हैं अलग अलग, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस और 310 केल्विन। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 49, प्रश्न नंबर 49 देखिए दोस्तों, किसका उकड़ा जोड़ हमें देख सकते हैं, यानी कौन सी जॉइंट में अगर उकड़ा ही करते हैं दोस्तों यहाँ पे डिसलोकेशन, सीधा सीधा अर्थ पता लगना है कि डिसलोकेशन किस में होता है, जिसके अपन आप देख सकते हैं। डिसलोकेशन जिसे अपन अस्थि विस्थापन के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना, अस्थि विस्थापन भी इसे अपन कहते हैं। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 49 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है, कंधे का जो जोड़ होता है उसे अपन डिसलोकेशन बोलते हैं। अगर एक बार बॉल एंड सॉकेट से निकल जाता है तो वो अपने को यहाँ पे उभरा हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 50 देखे दोस्तों, प्रश्न नंबर 50, शारीरिक शिक्षा शिक्षा का एक अंग है, ये सत्य है या असत्य अपने को यहाँ पे बताना है। फिजिकल एजुकेशन है वो एजुकेशन का अंग है या नहीं? तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 50 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यानी सत्य है, फिजिकल एजुकेशन सामान्य शिक्षा का ही एक अंग है या भाग है, ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 51, प्रश्न नंबर 51 देखिए दोस्तों, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, यह सत्य है असत्य है या अपने को यहाँ पे बताना है।
और ये एक परिभाषा किसके द्वारा दी गई है वो भी अपने को यहाँ पे बताना है, परिभाषा है वो किसके द्वारा दी गई है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 51 और सही आंसर रहेगा दोस्तों, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, ये बिल्कुल सही है। और ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर टाइप करना है एक बार अपना आंसर। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 52। प्रश्न नंबर 52 देखिए दोस्तों, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य नहीं है। दोस्तों यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन का एम है वो कौन सा नहीं है वो अपने को यहाँ पे बताना है, एम या लक्ष्य है वो कौन सा नहीं है। शारीरिक विकास, मानसिक, सामाजिक या आर्थिक विकास। प्रश्न नंबर 52 और इजी रहेगा दोस्तों, यहाँ पे आर्थिक यानी फाइनेंशियल होता है दोस्तों, यहाँ पे आर्थिक विकास होता है वो बिल्कुल यहाँ पे नहीं होता। साथ ही में यहाँ पे इसको देखा जाए तो सर्वांगीण विकास इसका उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 53। प्रश्न नंबर 53 देखिए दोस्तों, रोगों से विमुक्त होना ही स्वास्थ्य है, यानी रोगों से छुटकारा मिल जाए उसे ही अपन स्वास्थ्य कहते हैं, स्वस्थ कहते हैं। ये सत्य है या असत्य, संदिग्ध या इनमें से कोई नहीं। इजी रहेगा दोस्तों, रोगों से विमुक्त होना ही स्वास्थ्य है। प्रश्न नंबर 53 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ये सत्य है कि रोगों से अगर छुटकारा मिलता है तो वो बिल्कुल स्वस्थ माना जाएगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 54। प्रश्न नंबर 54 देखिए दोस्तों, एक सामान्य शरीर में होते हैं, एक सामान्य शरीर होता है उसमें क्या होते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। एक गुर्दा, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं। गुर्दा जिसे अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों, इसे अपन किडनी के नाम से जानते हैं, किडनी से अपन कहते हैं। वृक्क अपन इसे कह सकते हैं। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 54 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है, एक सामान्य शरीर में 2 किडनी होती है यानी 2 गुर्दे होते हैं। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना इंपॉर्टेंट होते हैं, जो गुर्दे होते हैं वो इस प्रकार होते हैं, इनसे यहाँ पे यूरिन की जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 55। प्रश्न नंबर 55 देखिए दोस्तों, थकावट इसका परिणाम है। दोस्तों जो शरीर में थकावट आ जाती है, फटीग आ जाती है, वो किसका परिणाम है वो अपने यहाँ पे बताना है। कार्बनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, लैक्टिक एसिड या ये सभी। प्रश्न नंबर 55 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे लैक्टिक एसिड, जिसे अपन दुग्धामल के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना, जिसे अपन दुग्धामल के नाम से भी इसे जानते हैं, इसके कारण यहाँ पे थकान आ जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 56। प्रश्न नंबर 56 देखिए दोस्तों यहाँ पे, प्राथमिक पाठशाला के बच्चों को देना चाहिए। दोस्तों जो प्राथमिक पाठशाला के बच्चे हैं उनको क्या देना चाहिए वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्राकृतिक व्यायाम, प्राकृतिक बनाया गया व्यायाम या फाइनर मसल व्यायाम, बिग मसल व्यायाम। दोस्तों छोटे बच्चे हैं, प्राथमिक पाठशाला के बच्चे होते हैं वो छोटे होते हैं, तो उसे कौन सा व्यायाम देना चाहिए, तो उसे प्राकृतिक बनाया गया व्यायाम यानी नेचुरल व्यायाम है, जैसे चलना है, फिरना है, उसे अपन कुछ डंबल एक्सरसाइज नहीं करवा सकते, वेट ट्रेनिंग नहीं करवा सकते, तो उसे अपन प्राकृतिक एक्सरसाइज करवाएंगे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 57। प्रश्न नंबर 57 देखिए दोस्तों, ह्यूमरस बोन होती है। दोस्तों जो ह्यूमरस हड्डी है वो कहाँ होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। ऊपरी लिम्ब में, निचले लिम्ब, पीछे या फिर सभी। दोस्तों जो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, ये अपना हाथ है ऊपर का, यानी इसे अपन अपर आर्म, ये अपना कोहनी का जोड़ हो गया, और ये अपना लोअर आर्म हो गया, और ये अपना यहाँ पे फ्लेंजिज होता है। तो यहाँ पे जो अपर आर्म है इसमें एक हड्डी पाई जाती है जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, ह्यूमरस। इसका मतलब हो गया जो ऊपरी लिम्ब यानी अपन आर्म में रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 58। प्रश्न नंबर 58 देखिए दोस्तों, शोल्डर ब्लेड को भी कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे शोल्डर ब्लेड किसे कहते हैं वो अपने यहाँ पे बताना है। स्टर्नम, स्कैपुला, रिब्स या इनमें से कोई नहीं। शोल्डर ब्लेड, शोल्डर का मतलब कंधा, कंधे में जो हड्डी पाई जाती है उसे अपन कौन सी हड्डी कहते हैं। तो दोस्तों ये अपना मान लो खोपड़ी है, और ये अपना यहाँ पे कंधे वाला भाग है, लेकिन कंधे में ये पीछे की तरफ, ध्यान रखना पीछे की तरफ की बात की जा रही है, पीछे की तरफ, आगे नहीं, पीछे की तरफ जो कंधे में पीछे की तरफ हड्डी पाई जाती है यहाँ पे, वो यहाँ पे स्कैपुला। प्रश्न नंबर 58 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे स्कैपुला हड्डी होती है, उसे अपन शोल्डर ब्लेड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 59। प्रश्न नंबर 59 देखिए दोस्तों, शरीर के लिए आवश्यक भोजन पदार्थों में पूर्ति पोषण कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे शरीर के लिए आवश्यक भोजन पदार्थों में पूर्ति पोषण कहा जाता है, ये सही है या सत्य है या असत्य, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो शरीर के लिए सभी पोषक पदार्थ अगर अपने को मिल जाते हैं तो इसे पोषण कहते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 59 सही रहेगा दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 60। प्रश्न नंबर 60 देखें दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है वो अपने को यहाँ पे बताना है। नहीं है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों वो विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक वसा में यानी फेट में घुलनशील, दूसरा इसमें जल में घुलनशील। 4 प्रकार के विटामिन A, D, E के वो यहाँ पे वसा में, और B और C और H जिसे अपन बायोटिन के नाम से जानते हैं, H विटामिन को, ये यहाँ पे जल में घुलनशील होते हैं।
तो वह समय घुलनशील कौन सा नहीं रहेगा दोस्तों? तो प्रश्न नंबर यहाँ फिर 60 और सही आंसर रहेगा। तो विटामिन सी होता है वो यहाँ पे वो समय घुलनशील नहीं रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 61। प्रश्न नंबर 61 देखें दोस्तों, वसा प्राप्त होती है। दोस्तों यहाँ पे फैट होता है वो किससे प्राप्त होता है वो अपने को यहाँ पे बताया। शरीर में जो वसा होती है, फैट होता है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा यही देता है। एक अणु के अंदर यहाँ पे 9.1 किलो कैलोरी होती है, ध्यान रखना 91 किलो कैलोरी। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 61 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त दोनों यानी घी से और रिफाइंड तेल से अपने को यहाँ पे क्या मिलती है? वसा मिलती है, फैट मिलता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 62। प्रश्न नंबर 62 देखे दोस्तों, थोड़ा सा इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ एक बार। प्रश्न नंबर 62, कॉलर बोन को भी कहते हैं। दोस्तों कॉलर बोन है वो किसे कहते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों इसे कॉलर बोन भी कह सकते हैं, इसे अपन ब्यूटी बोन भी इसे अपन बोलते हैं। और सबसे बाद में ऑक्सीफाई, ध्यान रखना है, सबसे बाद में परिपक्व मतलब ऑक्सीफाई होने वाली हड्डी रहती है शरीर में, सबसे बाद में परिपक्व होती है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 62 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 62 का वो रहेगा क्लेविकल हड्डी होती है दोस्तों, जो कंधे सामने की तरफ, ये अपने खोपड़ी है और सामने की तरफ जो दोनों कंधे होते हैं उनमें सामने की स्टर्नम हड्डी के दोनों तरफ ये पाई जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 63। प्रश्न नंबर 63 देखे दोस्तों, प्रश्न नंबर 63 रहेगा वो अपना यहाँ पे बाइसेप्स मसल्स होती है। दोस्तों यहाँ पे बाइसेप्स मसल्स में होती है, क्या होती है वो अपने यहाँ पे बताना है। ऊपरी बाजू में, पीठ में या निचली बाजू में बाइसेप्स मसल्स होती है, वो कहाँ होती है दोस्तों? ये अपना ऊपरी हाथ है, ये अपने कोहनी का जोड़, और ये अपना निचला हाथ यानी लोअर आर्म हो गया, और ये अपना यहाँ पे पंजा हो गया हाथ का। तो यहाँ पे जो सामने की तरफ जो मांसपेशी पाई जाती है उसे अपन बाइसेप्स, और पीछे की तरफ पाई जाती है उसे अपन ट्राइसेप्स के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न नंबर 63 सही आंसर रहेगा था, तो ऊपरी बाजू के अंदर यहाँ पे पाई जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 64। प्रश्न नंबर 64 देखिए दोस्तों, डेल्टोइड मसल्स होती है। दोस्तों यहाँ पे डेल्टोइड मसल्स कहाँ होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों ये अपना गर्दन का पोर्शन है, ये कंधे वाला पोर्शन है मान लो। तो डेल्टोइड मांसपेशी कहाँ होती है दोस्तों? ये अपने हाथ हो गए दोनों तरफ, मान लो ये हाथ वाला पोर्शन हो गया। तो दोस्तों ये कंधा है दोनों तरफ के, तो इन कंधों के ऊपर कौन सी मांसपेशी पाई जाती है? तो वो डेल्टोइड यानी कंधे पे पाई जाने वाली मांसपेशी कौन सी रहेगी दोस्तों? यहाँ पे डेल्टोइड। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 65। प्रश्न नंबर 65 देखिए दोस्तों, तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है यानी इंस्टेंट एनर्जी सोर्स है वो कौन सा है वो अपने को यहाँ पे बताना है। इंस्टेंट एनर्जी सोर्स यानी तुरंत ऊर्जा देने वाला इंस्टेंट एनर्जी सोर्स होता है वो कौन सा रहेगा दोस्तों? यहाँ पे ग्लूकोज, एटीपी, ग्लाइकोजन या अमीनो एसिड। प्रश्न नंबर 65 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों जो ग्लूकोज होता है वो इंस्टेंट एनर्जी होता है, तुरंत ऊर्जा देता है। अगर ग्लूकोज नहीं होता दोस्तों तो अपने को यहाँ पे वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और खनिज लवण इनमें पूछे तो इंस्टेंट एनर्जी अपने को कार्बोहाइड्रेट दे देता है, लेकिन यहाँ पे ग्लूकोज अपने को सबसे पहले देगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 66। प्रश्न नंबर 66 देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्पाइनल कॉलम में कितनी वर्टिब्रा होती है? दोस्तों यहाँ पे स्पाइनल कॉलम होता है जो रीढ़ की हड्डी होती है दोस्तों अपनी वाली, इनमें कितनी वर्टिब्रा होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। रीढ़ की हड्डी में 25, 33, 28 या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पे 66 का सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है, इसमें 33 वर्टिब्रा होती है, ध्यान रखना 33, लेकिन बाद में कितनी बन जाती है? तो ये 26 बन जाती है, ध्यान रखना बाद में ये 26 रह जाती है क्योंकि इसमें ऑक्सीफाई हो जाती है बाद में, तो इसमें 26 हो जाती है। तो कितनी वर्टिब्रा रहेगी दोस्तों? यहाँ पे 33। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 67। प्रश्न नंबर 67 देखिए दोस्तों, पेक्टोरलिस मेजर मसल्स होती है। दोस्तों यहाँ पे पेक्टोरलिस मेजर है वो कहाँ होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 67 और सही आंसर रहेगा दोस्तों छाती के अंदर पेक्टोरलिस मेजर होती है। दोस्तों आपको मैं बता दूँ, ये अपना मान लो गर्दन है और ये अपना कंधे हो गए दोनों तरफ, और ये अपनी स्टर्नम हड्डी सामने वाली, और दोनों तरफ है यहाँ पे छाती में अंदर होती है, वो छाती की तरफ दोनों तरफ यहाँ पे जो मांसपेशी होती है वो पेक्टोरलिस मेजर रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 68। प्रश्न नंबर 68 देखिए दोस्तों, ऐसा अंग जो बाइल नामक स्राव करता है। दोस्तों ऐसा कौन सा अंग जो बाइल स्राव करता है? बाइल जूस कौन करता है? और दोस्तों प्रतिदिन कितना बाइल जूस होता है? लगभग 1 से 2 लीटर, ध्यान रखना 1 से 2 लीटर यहाँ पे बाइल जूस स्रावित होता है प्रतिदिन। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 68 और सही आंसर रहेगा दोस्तों स्राव करने का कार्य कौन करता है? तो वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, यकृत यानी लीवर करता है, और ये जाके इकट्ठा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में, ध्यान रखना जिसे अपन गोल ब्लेडर के नाम से जानते हैं, वहाँ इकट्ठा हो जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 69। प्रश्न नंबर 69 देखिए दोस्तों, यहाँ पे
इंसुलिन किसके द्वारा बनाया जाता है दोस्तों? इंसुलिन हार्मोन होता है, वो किसके द्वारा बनाया जाता है? सेक्स ग्रंथि, पेनक्रियाज, थायराइड या फिर इनमें से कोई नहीं। इंसुलिन दोस्तों, इंसुलिन की कमी हो जाती है शरीर में तो यहाँ पे मधुमेह यानी डायबिटीज़ होता है, ध्यान रखना, डायबिटीज इसमें हो जाता है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 69 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे पेनक्रियाज यानी अग्नाशय ग्रंथि होती है दोस्तों यहाँ पे, उसके द्वारा इंसुलिन हार्मोन बनाया जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 70 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 70 रहेगा दोस्तों यहाँ पे आगे। प्रश्न नंबर 70 देखे दोस्तों। तेज मसल फाइबर होती है दोस्तों, जो तेज मसल फाइबर कौन से होते हैं? यानी एफटीएफ, फास्ट ट्विच फाइबर भी बोलते हैं, एफटीएफ फास्ट ट्विच फाइबर भी अपन इसे बोलते हैं। तेज मसल्स फाइबर कौन से होते हैं? प्रश्न नंबर 70 दोस्तों, ये बहुत बार पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न और सही आंसर रहेगा तो जो रेड वाइट मसल फाइबर होते हैं, श्वेत मसल फाइबर होते हैं, वो यहाँ पे तेज मसल फाइबर यानी फास्ट ट्विच फाइबर कहलाते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 71। प्रश्न नंबर 71 देखिए दोस्तों। मूत्र में प्रतिदिन कितना पानी निष्कासित होता है? दोस्तों टॉयलेट के अंदर प्रतिदिन कितना पानी बाहर निकलता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों शरीर में टॉयलेट को छानने का कार्य कौन करता है? तो वो किडनी करती है दोस्तों। जो अपनी किडनी लगी हुई होती है, दोनों तरफ किडनी होती है, इन किडनियों से निकल के नीचे यूरिन ब्लैडर आता है, यूरिन बैग आता है, उसमें यहाँ पे मूत्र इकट्ठा हो जाता है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 71 और सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रतिदिन 1500 ml यानी 1.5 लीटर के लगभग ध्यान रखना है, यूरिन बाहर निकलता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 72। प्रश्न नंबर 72 देखिए दोस्तों। रक्त के प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? दोस्तों जो रक्त में प्लाज्मा होता है उसका रंग कैसा होता है वो अपने को यहाँ पे बताना। रक्त के प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? दोस्तों शरीर में कितना परसेंट प्लाज्मा पाया जाता है? तो 55% प्लाज्मा और 45% कणिकाएं पाई जाती है, ध्यान रखना। तो प्लाज्मा में अगर पानी की मात्रा कितनी होती है तो वो 92% होती है, और अगर उस प्लाज्मा में से पानी निकाल दिया जाए तो क्या बच जाएगा दोस्तों? सीरम बन जाता है, सीरम बच जाता है। तो सीरम का रंग कैसा होता है यानी प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? तो भूसे के रंग के जैसा यानी दूसर रंग होता है, ध्यान रखना। दूसर इसे अपन दूसर के नाम से जान सकते हैं, स्लेटी रंग रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 73। प्रश्न नंबर 73 देखिए दोस्तों। फेफड़े की कुल हवा क्षमता कितनी होती है? दोस्तों जो अपने लंग्स होते हैं इनकी टोटल एयर कैपेसिटी कितनी होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। यानी लंग्स होते हैं, इन लंग्स की एयर कैपेसिटी कितनी होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है, जिसे अपन VO2 मैक्स के नाम से भी अपन इसे जानते हैं, VO2 मैक्स। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 73 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है 4.5 से 5 लीटर। फेफड़ों की कैपेसिटी कितनी होती है? 4.5 से यहाँ पे 5 लीटर यहाँ पे एयर कैपेसिटी रहेगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 74। प्रश्न नंबर 74 देखिए दोस्तों। मनोविज्ञान को दर्शाता है दोस्तों, साइकोलॉजिकल है वो किसको दर्शाता है वो अपने यहाँ पे बताना है। शरीर को, हवा की गतिविधि, शरीर की बनावट या व्यवहार। इजी रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 74। और दोस्तों क्लास को शेयर और लाइक आप बहुत कम कर रहे हैं तो शेयर और लाइक जरूर करिए, मैं बार बार इसके बारे में बोलता हूँ आपको। प्रश्न नंबर 74 और सही आंसर रहेगा दोस्तों मनोविज्ञान है वो व्यवहार को दर्शाने वाला विज्ञान रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 75। प्रश्न नंबर 75 देखिए दोस्तों। पावलोव का नाम किससे जुड़ा हुआ है? दोस्तों जो पावलोव है इसका नाम किससे जुड़ा है, कौन सी थ्योरी से जुड़ा है वो अपने को यहाँ पे बताना है। ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ट्रायल एंड एरर थ्योरी दोस्तों यहाँ पे थार्नडाइक से संबंधित रहेगी, ध्यान रखना है। लर्निंग बाय डूइंग करके सीखना ये अलग थ्योरी है। कंडीशनिंग बाय रिप्लेसिंग थ्योरी है दोस्तों यहाँ पे, वो यहाँ पे पावलोव से जुड़ी हुई, ध्यान रखना। अनुबंधित जो प्रसूति सिद्धांत है वो यहाँ पे पावलोव से जुड़ा हुआ है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 75 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है कंडीशनिंग रिफ्लेक्स लर्निंग थ्योरी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 76। प्रश्न नंबर 76 देखिए दोस्तों। काइनेस्थेटिक ज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? दोस्तों शरीर के अंदर एक ऐसी शक्ति पाई जाती है जिसे अपन काइनेस्थेटिक सेंस के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना। काइनेस्थेटिक सेंस भी इसे अपन कहते हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति बिना कुछ देखे हुए हर चीज़ को अनुभव कर लेता है। जैसे हवा में गेंद होती है तो जमीन के बिना नीचे देख के ऊपर भागता हुआ भी उसको वो कैच कर लेता है, तो ये काइनेस्थेटिक सेंस होता है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 76 और सही आंसर रहेगा दोस्तों व्यक्तिगत पृष्ठ पोषण होता है, यानी व्यक्ति की जो शरीर की जो स्थिति है उसको जानने का यह कार्य करता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 77। प्रश्न नंबर 77 देखिए दोस्तों। अधिगम के वंशानुगत घटक कौन से हैं? दोस्तों लर्निंग है, लर्निंग के जो वंशानुगत घटक होते हैं, फैक्टर होते हैं, वो कौन से हैं वो अपने यहाँ पे ध्यान बताना है। लंबाई एवं वजन, शारीरिक बनावट, शारीरिक बनावट, शरीर बनावट या सभी। प्रश्न नंबर 77
और सही आंसर रहेगा दोस्तों शारीरिक बनावट है। शरीर बनावट और शारीरिक बनावट दोनों में डिफरेंस होता है, ध्यान रखना है। शारीरिक बनावट में लंबाई चौड़ाई वजन सब आता है, और शरीर की बनावट ओनली ऊंचाई आती है, ध्यान रखना है, और चौड़ाई आती है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 77 में सही आंसर रहेगा दोस्तों शारीरिक बनावट। यहाँ पे अधिगम के वंशानुगत घटक होते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 78। प्रश्न नंबर 78 देखिए दोस्तों, आयु के वर्ष महीने और दिन को क्या कहा जाता है। दोस्तों अगर अपने को यहाँ पे कोई सी की आयु चेक करनी है तो उसमें अगर वर्ष महीना और दिन हो तो वो कौन सी आयु कहलाएगी, एनाटॉमिकल, क्रोनिकल, मनोवैज्ञानिकल, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर दिन महीना वर्ष, अगर कैलेंडर की आदि, इसे अपन कैलेंडर एज भी बोलते हैं, कैलेंडर एज इसे अपन बोलेंगे। तो प्रश्न नंबर 78 और जो सही आंसर निकल के आ रहा है दोस्तों वो ध्यान रखना है क्रोनोलॉजिकल एज भी इसे अपन बोलते हैं, क्रोनोलॉजिकल एज इसे बोलेंगे, यानी दिन महीना वर्ष और इसे कैलेंडर एज या क्रोनोलॉजिकल एज भी बोलते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 79 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 79, सभी अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा किसके अंतर्गत आती है। दोस्तों जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाएं होती हैं वो किसके अंतर्गत आएगी, वो अपने क्या पे बताना है। IAAF, IOA या फिर AAFI, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 79 बताना है दोस्तों, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सभी अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा किसके अंतर्गत आती है, वो अपने यहाँ पे बताना है। चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 79 और जी यहाँ पे IOA, ध्यान रखना भारत की तरफ से इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, इसके अंतर्गत यहाँ पे आती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 80 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 80, डोपिंग परीक्षण प्रक्रिया में किसका समावेश होता है। दोस्तों डोपिंग के लिए जो चेक की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है। डोपिंग के लिए दो संस्था काम करती है दोस्तों, वर्ल्ड लेवल पर वाडा, ध्यान रखना है, और नेशनल लेवल पर नाडा यहाँ पे काम करती है। वाडा की स्थापना कब हुई थी, 1999 में। वाडा की स्थापना 2004 से संबंधित रहेगी दोस्तों, यहाँ पे 2005 से संबंधित रहेगी। तो नाडा और वाडा यहाँ पे कार्य करती है। तो डोपिंग से संबंधित प्रश्न नंबर 80 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे डोपिंग परीक्षण प्रक्रिया में किसका समावेश होता है, वो मूत्र प्रतिदर्श का ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे यूरिन इसको लेकर यहाँ पे चेक किया जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 81। प्रश्न नंबर 81 देखिए दोस्तों, एथलेटिक्स में प्रथम पद्म श्री किसको दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे एथलेटिक्स के अंदर प्रथम पद्म श्री है वो किसको दिया गया है, वो अपने यहाँ पे बताना है। पद्म श्री की बात की जा रही है दोस्तों यहाँ पे। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 81 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा मिल्खा सिंह को एथलेटिक्स के अंदर पहला पद्म श्री अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 82। प्रश्न नंबर 82 देखिए दोस्तों, पहली भारतीय महिला जिसने एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीता है वो अपने यहाँ पे बताना। एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीता है वो कौन सी महिला रहेगी, PT ऊषा, साइनी इब्राहिम, कमलजीत संधू, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 82 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कमलजीत संधू है वो एथलेटिक्स में प्रथम गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी रहेगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 83। प्रश्न नंबर 83 देखिए दोस्तों, इंट्रामुलर कार्यक्रम के द्वारा छात्रों में किसका निर्माण किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे इंट्रामुलर है, इसके द्वारा छात्रों में क्या पैदा की जाती है वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों इंट्रामुलर यानी संस्था के अंदर ही है, संस्था के अंदर, और एक्स्ट्रामुलर संस्था के बाहर होता है, ध्यान रखना है। दो शब्द होते हैं, इंट्रामुलर और एक्स्ट्रामुलर। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 83 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों इन्वॉल्वमेंट, यानी भाग लेने की रुचि है, इन्वॉल्वमेंट है जिसे अपन रुचि भी बोलते हैं। तो इन्वॉल्वमेंट पैदा की जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 84। प्रश्न नंबर 84 देखिए दोस्तों, शिक्षण में किसी विशिष्ट विधि का उपयोग करना किस पर आधारित होता है। यानी टीचिंग के अंदर अपन किसी भी मेथड का उपयोग करते हैं, विशेष विधि का प्रयोग करते हैं, तो वो किस पर आधारित होता है, शिक्षक का कौशल पर, शिक्षक के सेक्स पर, यानी मेल है या फीमेल है, वो भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, मेल है या फीमेल है, साथ ही में शिक्षक की आयु पर, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 84 और सही आंसर रहेगा दोस्तों शिक्षक के जो कौशल है, उसकी जो पढ़ाने की विधि है, उसी के आधार पर अपन यहाँ पे एक विधि का चयन करेंगे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 85। प्रश्न नंबर 85 देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सा शिक्षण योजना का सिद्धांत नहीं है, यानी जो टीचिंग है उसका कौन सा सिद्धांत नहीं है वो अपने यहाँ पे बताना है। IUM सेक्स, प्रोग्रेशन, वार्मिंग अप, शिक्षक का अनुभव,
प्रश्न नंबर यहाँ पे 85 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, यानी शिक्षण योजना का सिद्धांत नहीं है, वो शिक्षक का अनुभव नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ ही में यहाँ पे आयु भी डिपेंड करेगी, सेक्स यानी मेल फीमेल है वो भी डिपेंड करेगा, साथ ही में प्रोग्रेशन है और वार्मिंग का भी, ये सभी शिक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 86 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 86, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को क्या कहा जाता है दोस्तों? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, यानी शरीर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं दोस्तों? जो खनिज लवण होते हैं, इलेक्ट्रॉल भी इसे अपन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रोल भी इसे अपन बोला जाता है। इलेक्ट्रोल जो खनिज लवण होते हैं शरीर के अंदर, जैसे सोडियम, पोटेशियम, जी मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, ये सभी होते हैं, तो इसे अपन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो क्या कहा जाता है? प्रश्न नंबर 86 के अंदर बताना है। सही आंसर रहेगा दोस्तों, इसे अपन रेस्पिरेटरी चेन कहते हैं, यानी श्वसन से संबंधित होती है, रेस्पिरेटरी चेन कहेंगे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 87 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 87, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट और कर देता हूँ ताकि आपको चौथा ऑप्शन भी यहाँ पे देखने को मिल जाए। प्रश्न नंबर 87 देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा शारीरिक शिक्षण के सुपरवाइजर का प्रतिनिधित्व करता है? कौन करता है फिजिकल एजुकेशन के अंदर सुपरविजन का कार्य कौन करता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। संस्था का मजबूत व्यक्ति, संस्था की सबसे लंबी लड़की, संस्था का प्रमुख या कक्षा का सबसे लंबा लड़का? सुपरविजन कौन करता है शारीरिक शिक्षण के अंतर्गत? तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 87 और सही आंसर रहेगा दोस्तों, संस्था का जो प्रमुख होता है, हेड होता है, वो यहाँ पे सुपरविजन का कार्य करता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 88, प्रश्न नंबर 88 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 88 रहेगा दोस्तों, यहाँ पे एशियन गेम्स फेडरेशन के प्रथम अध्यक्ष कौन है? दोस्तों एशियन गेम्स फेडरेशन के प्रथम अध्यक्ष कौन है? एशियन गेम्स फेडरेशन की स्थापना 1951 में हुई थी नई दिल्ली के अंदर, तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न नंबर यहाँ पे 88 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे GD सोंदी है, वो एशियन गेम्स फेडरेशन के अध्यक्ष रहेंगे, यानी गुरुदत्त सोंदी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 89, प्रश्न नंबर 89 देखिए दोस्तों, IOA का पूरा नाम क्या है? दोस्तों यहाँ पे IOA है, इसका पूरा नाम क्या है? यानी IOA, जिसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों? इसके वर्तमान अध्यक्ष PT ऊषा है, ध्यान रखना, PT ऊषा इसके वर्तमान अध्यक्ष है, जिसकी स्थापना 1927, ध्यान रखना, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। प्रश्न नंबर यहाँ पे 89 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म रहेगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 90, प्रश्न नंबर 90 देखिए दोस्तों, साई जिसे अपन NS-NIS संस्था कहाँ स्थित है? दोस्तों साई की NS-NIS संस्था है वो कहाँ स्थित है, वो अपने यहाँ पे बताना है। यानी नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के नाम से जानते हैं, साई की संस्था है, तो ये कहाँ स्थित है? प्रश्न नंबर 90 और सही आंसर आएगा दोस्तों यहाँ पे पटियाला में स्थित है, जिसकी स्थापना 1961 को की गई थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 91 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 91, प्रश्न नंबर 91 गार्डन ग्राउंड से संबंधित है दोस्तों, यहाँ पे स्टेडियम से। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ स्थित है, वो अपने यहाँ पे बताना है। ईडन गार्डन दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, कोलकाता। प्रश्न नंबर यहाँ पे 91 सही आंसर रहेगा दोस्तों, ईडन गार्डन है वो यहाँ पे ध्यान रखना है, कोलकाता के अंदर स्थित है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 92, प्रश्न नंबर 92 देखिए दोस्तों, 2016 ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होगा? यानी हो चुके हैं, थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन करना है लैंग्वेज में, आयोजित हुए वो अपने को यहाँ पे बताना है। 2016 ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए, साथ ही में दोस्तों इसके बाद में 2020 और 2024 अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। 2016 कहाँ हुए थे दोस्तों? प्रश्न नंबर 92 सही आंसर रहेगा तो रियो डी जनेरियो जो ब्राज़ील के अंदर है, इसमें आयोजित हुए। 2020 के टोक्यो में आयोजित हुए और 2024 के जो पेरिस में आयोजित होंगे, ध्यान रखना पेरिस में आयोजित होंगे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 93, प्रश्न नंबर 93 देखिए दोस्तों, भारत के किस खिलाड़ी ने एथेंस ओलंपिक 2004 में एकमात्र पदक जीता था? दोस्तों यहाँ पे कौन सा खिलाड़ी है भारत का जिसने एथेंस ओलंपिक 2004 में, एथेंस ओलंपिक हुआ था उसके अंदर एकमात्र पदक जीता था? इजी रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 93 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़। दोस्तों मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जिसने शूटिंग के अंदर, ध्यान रखना शूटिंग के अंदर सिल्वर मेडल जीता था, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे सिल्वर मेडल इसमें जीता था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 94, प्रश्न नंबर 94 देखिए दोस्तों, NCC का पूरा नाम क्या है? दोस्तों पे NCC है, इसका पूरा नाम क्या है जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। और NCC का जूनियर विंग कौन सा है? तो ACC
यानी एक्जिलरी कैडेट कोर भी इसी पर मौजूद है, जिसकी स्थापना 1952 में हुई थी। तो एनसीसी अपन इसे किस नाम से जानते हैं? नेशनल कैडेट कोर के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 94 सही आंसर रहेगा दोस्तों नेशनल कैडेट कोर्प्स। कोर के नाम से नहीं जानेंगे दोस्तों, यहाँ पे नेशनल कैडेट कोर्प्स के नाम से जानेंगे, CORPS है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 95। प्रश्न नंबर 95 देखिए दोस्तों, शारीरिक शिक्षा अध्यापक का गुण कौन सा है? दोस्तों फिजिकल एजुकेशन जो टीचर होता है उसका गुण कौन सा है, वो अपने यहाँ पे बताना है। सभ्य, अच्छा निर्णायक, अच्छा निष्पादक, युवा या स्मार्ट। दोस्तों अपन लगा सकते हैं अच्छा जो फिजिकल टीचर है ये कोई जरूरी नहीं है युवा ही हो, कोई जरूरी नहीं है वो स्मार्ट ही हो, लेकिन अच्छा निष्पादक या सभ्य होना चाहिए। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 95 और जो सही आंसर रहेगा वो अच्छा निष्पादक होना चाहिए, यानी परिपूर्ण होना चाहिए। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 96 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 96 थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। प्रश्न नंबर 96 रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है अपना, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना है। कौन सी महिला खिलाड़ी ने एशियन खेल में प्रथम स्वर्ण पदक जीता? यानी कौन सी महिला खिलाड़ी है जिसने एशियन खेल के अंदर प्रथम स्वर्ण पदक यानी फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। पीटी ऊषा, साइना इब्राहिम, कमलजीत संधू, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 96 और सही आंसर रहेगा दोस्तों कमलजीत संधू है, उसने एशियन गेम्स के अंदर प्रथम गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 97। प्रश्न नंबर 97 देखिए दोस्तों, खो खो में कितने क्रॉस लाइन होती है? दोस्तों ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और इजी प्रश्न भी है। खो खो में कितने क्रॉस लाइन होती है? दोस्तों ये अपना ग्राउंड होता है, इस ग्राउंड के अंदर ये अपनी जो क्रॉस लाइन होती है ये अपनी लाइनें होती है, इसे अपन साइड गैलरी के नाम से जानते हैं, इसे अपन सेंटर लाइन के नाम से जानते हैं। तो ये क्रॉस लाइन है वो कितनी होती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। ये क्रॉस लाइन होती है दोस्तों ये वाली, तो ये कितनी होती है? प्रश्न नंबर 97 और सही आंसर रहेगा दोस्तों 8 क्रॉस लाइन होती है, यानी 9 खिलाड़ी खेलते हैं उसमें 8 खिलाड़ी बैठते हैं और एक इसे यहाँ पे एक्टिव चेजर जो भागता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 98। प्रश्न नंबर 98 देखिए दोस्तों, कबड्डी टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? दोस्तों यहाँ पे कुल कितने खिलाड़ी होते हैं वो अपने यहाँ पे पूछा गया है, यानी खेलते कितने हैं? 7 प्लेयर इसमें खेलते हैं, लेकिन टोटल प्लेयर कितने होते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 98 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 12 खिलाड़ी कबड्डी टीम के अंदर होते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 99 देखिए, सेकंड लास्ट प्रश्न रहेगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 99, कबड्डी खेल में कितने ऑफिशियल्स होते हैं? दोस्तों यहाँ पे कबड्डी खेल है इसमें कितने ऑफिशियल्स होते हैं? यानी खिलाड़ी तो अपने देख लिए 12 है, 7 इसमें प्लेइंग है, 5 इसमें सब्स्टिट्यूट प्लेयर रहते हैं, लेकिन इसमें ऑफिशियल्स की कितने की जरूरत पड़ती है? प्रश्न नंबर 99 सही आंसर रहेगा दोस्तों 7 ऑफिशियल्स यहाँ पे इसमें कार्य करते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 100 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 100, प्रश्न नंबर 100 देगा, वॉलीबॉल की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? दोस्तों यहाँ पे वॉलीबॉल टीम है उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं वो अपने यहाँ पे बताना। तो दोस्तों यहाँ पे वॉलीबॉल टीम होती है उसमें खिलाड़ी कितने होते हैं टोटल? तो सही आंसर रहेगा 12 इसमें टोटल खिलाड़ी होते हैं, लेकिन खेलते कितने हैं? तो 6 प्लेयर इसमें प्लेइंग और 6 इसमें सब्स्टिट्यूट प्लेयर होते हैं, ध्यान रखना। यानी कबड्डी के अंदर 7 खेलते हैं, 5 सब्स्टिट्यूट होते हैं, लेकिन वॉलीबॉल में 6 खेलते हैं और 6 ही सब्स्टिट्यूट होते हैं। तो दोस्तों अपन ने 100 प्रश्नों का एनालिसिस किया, कितना स्कोर कर पाए। आज की प्रश्नोत्तरी आपको कंसेप्ट बेस्ड जरूर थी, कोई थोड़े बहुत क्वेश्चन आपको गलती कर लिए होंगे थोड़े बहुत। तो दोस्तों यहाँ पे अगर प्रश्नोत्तरी समझ में आई है, पसंद आई है, क्लास पसंद आई है, तो क्लास को शेयर और लाइक करके जरूर जाए। तो मिलते हैं दोस्तों कल एक नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।